तो हमारे यूपी टेट एस्पायरेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और आपके अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं हमारे एग्जाम में, जिनका जूनियर का 2 जुलाई को एग्जाम है और हमारे 3 जुलाई को और 4 जुलाई को सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाइए। अपनी सीट्स की जो बेल्ट है उसको बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि एनई शिक्षा आपके लिए लेकर आया है एक रामबाण क्लास जो एसएसटी की होने वाली है। इससे पहले मैंने आपकी सीडीपी की क्लास है, ऊपर जाकर क्या करिए आप सीडीपी की क्लास दे सकते हैं और इंग्लिश की भी क्लास आपके लिए ऑलरेडी आ चुकी है। अब मैं आपके लिए एसएसटी की क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपके टॉप 90 एमसीक्यूज होने वाले हैं। वो एमसीक्यूज जो आपको पक्का पेपर में क्या होने वाले हैं 2, 3 और 4 तारीख में मिल जाएंगे। मैं इसकी आपको गारंटी दे रहा हूं। तो चलिए टाइम में वेस्ट करते हैं, सीधे अपनी एमसीक्यूज सीरीज की तरफ चलते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी हमारे यूपी टेट स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके सर आपके लिए लेकर आए बहुत बढ़िया एक रामबाण क्लास। देख लीजिए ये एक तरीके का रामबाण क्लास होने वाली है। अगर आप इसको कर जाते हो तो पक्का आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हमारी वीडियो की तरफ चलिए। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं यूपी टेट सोशल साइंस टॉप 90 क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फटफट। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण किस स्थान से मिलता है? बताइए बच्चों, सबसे जो प्राचीन प्रमाण है वो किस स्थान से मिलता है कृषि का? आपके पास आपके ऑप्शंस होंगे, हड़प्पा होगा, ठीक है, मैरगा होगा, ठीक है, लोथल होगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब आपका हो जाएगा मैरगा। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा मैरगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मैरगा, राइट। नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट। ठीक है, महान स्नान घर कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ स्थित है बताइए? सबसे बड़ा जो स्नान घर है वो किस जगह पर स्थित है? ठीक है, हड़प्पा में है, मोहनजोदाड़ो में है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? धोलावीरा में हो जाएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। Now move on the third question, that is which हड़प्पा sites is famous for a dockyard। बताइए कौन सा हड़प्पा स्थल, ठीक है, डॉग यार्ड के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा हड़प्पा स्थल डॉग यार्ड के लिए स्थित है? जल्दी जल्दी बताइए आंसर्स। ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। आपका सही जवाब बच्चों क्या होने वाला है? लोथल होने वाला है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है डॉग यार्ड पूछा गया है कि कौन सी साइट पर सबसे फेमस डॉग यार्ड है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, ऋग्वेद मेनली कंटेन्स हिम्स डेडिकेटेड टू। बताइए ऋग्वेद मुख्य किसके हिसाब से क्या है? एक तरीके से संग्रह है। कौन सी हिम्स के हिसाब से? बताइए किंग्स, गॉड्स, ठीक है, मर्चेंट्स या फार्मर्स। याद रखिएगा जब भी ऋग्वेद वगैरह की बात आएगी तो उसमें सारे गॉड्स वगैरह के क्या करे जाते हैं, नाम वगैरह लिए जाते हैं। तो ऋग्वेद हमारा स्पेशली किनके लिए होता है? गॉड्स के लिए होता है। तो याद रखिएगा गॉड्स आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। याद रखिएगा सही जवाब इसका क्या होने वाला है? गॉड्स होने वाला है। नाउ मूव ऑन द इन द 6th century BCE। बताइए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? आपसे क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि 6ठी ईस्वी में जैन धर्म का जो जैनिज्म है उसको एक तरीके से प्रमोट किसने किया था सबसे ज्यादा? तो आपके कई सारे आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब भी जैन धर्म के प्रमोशन की बात आती है, उसको प्रमोट करने की बात आती है, तो उसमें महावीरा का नाम सबसे पहले आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है हमारा, ठीक है, महावीरा। Now move on the next question, that is question number 6. The first Buddhist council was held at। प्रथम बौद्धि संगीति कहाँ आयोजित हुई? बताइए। The first Buddhist council was held at। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा राजगिरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Who was the Greek ambassador in
चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट, याद रखिएगा आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन ग्रीक एम्बेसडर था, या हिंदी में समझे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। जब भी आपसे यूनानी राजदूत की बात आए, हिंदी वाले बच्चों सुन लो, यूनानी राजदूत की बात आएगी और किसके यहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट की बात करी जाएगी। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आप क्या जवाब लगा कर आओगे, ए आपके पास है फाहिम, ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है ड्यूइन सैंड, और थर्ड आपके पास कौन सा है मेगास्थनीज। याद रखिएगा सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज ही हो जाएगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक हमारे कौन थे, चाणक्य साहब थे, ठीक है। चाणक्य कह सकते हो, अरस्तु कह सकते हो, कौटिल्य कह सकते हो, ये सारे नाम एक ही हैं, आप कोई भी नाम लगा दो। चाणक्य कहाँ दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं बच्चों। चाणक्य किस ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ठीक है। अशोक एम्बैरेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म किस घटना के बाद अपनाया। अशोका जो थे एम्बैरेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर, अशोक ने बौद्ध धर्म किस घटना के बाद अपनाया, बताइए। पानीपत, ठीक है, कलिंगा, ठीक है, हाइद्रास्पेस या टेरेन, बताइए। सही जवाब आपका होने वाला है कलिंगा। सही जवाब आपका क्या होने वाला है बच्चों, कलिंगा होने वाला है। सही जवाब आपका होने वाला है कलिंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच गुप्ता रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको यहाँ पर क्या करिए आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको मैं क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को ही मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, कुमार गुप्ता को कहा जाता है, या बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ठीक है। नेपोलियन बोला जाता था इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रोट हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित किसने लिखी, बताइए। हर्षचरित किसने लिखी, बाणा भट्टा ने लिखी, कल्हाना ने लिखी, कालिदास ने लिखी, या बिल्हाना ने लिखी। तो याद है का नाम क्या होगा, सबसे पहले पूछ लीजिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हु रोट रजत रंगनी, ठीक है। रजत रंगनी किसने लिखी है, बताइए। हु रोट रजत रंगनी, ठीक है। रजत रंगनी के लेखक कौन है, बताइए, ठीक है। बाणा भट्टा है, कल्हाना है। याद रखिए बाणा भट्टा की जब भी बात आएगी तो आप क्या करोगे, हर्षचरित को डिनोट करोगे, लेकिन जब भी आपसे किसकी बात करी जाएगी, रजत गिनी की बात करी जाएगी, ठीक है, तो आप दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड बाय, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, बताइए। इल्तुतमिश ने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, ठीक है, बलबन ने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। तो याद रखिएगा जब भी दिल्ली सल्तनत वगैरह की उसकी बात करी जाएगी, उसकी फाउंडेशन की, या उसको किसने फाउंड किया था, तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिखेगा। और यही थे जिन्होंने क्या करी थी, हमारी कुतुब मीनार वगैरह भी क्या करी थी, बिल्ड करवाई थी, बनवाई थी। आ गया समझ में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस बाय, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की, बताइए। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने करी, बलबन ने करी, फिरोज शाह ने करी। याद रखिएगा जब भी आपसे मार्केट कंट्रोल वगैरह के बारे में बात करी जाएगी तो उसके लिए सबसे अच्छा जवाब होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट 15 की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। हु शिफ्टेड द कैपिटल, दौलताबाद राजधानी किसने बनाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दौलताबाद राजधानी किसने बनाई, ठीक है। दौलताबाद राजधानी बच्चों बताइए किसने बनाई, बलबन ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने। तो सही जवाब हो जाएगा दौलताबाद के लिए अगर बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी, ठीक है। किसने करी थी,
मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को क्या किया था, बनाया था। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन है, अकबर, हुमायूं, बाबर या शेरशाह सूरी। इनका शेरशाह पूरा सूरी नाम है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो। इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। ठीक है, सही जवाब होने वाला है बाबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन, बताइए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किनके किनके बीच क्या करा गया था, लड़ा गया था। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लो, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, या हुमायूं या औरंगजेब या शिवाजी। तो सही जवाब आपका होने वाला अकबर और महाराणा प्रताप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर आप देख लीजिए। ठीक है, हल्दी घाटी का जो एक तरीके से युद्ध हुआ था तो हमारे अकबर और महाराणा प्रताप के द्वारा हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, हु बिल्ड फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया बच्चों, बताइए फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया। आपका सही जवाब होने वाला है अकबर। सही जवाब क्या हो जाएगा, अकबर। इसमें तो आपको ऑप्शन भी नहीं देखना है। अगर आप लोग मुगल डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत पढ़ के आए तो ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहे तो अभी भी आपको क्या करना है बच्चों, एक बार ये पूरे इसकी जो समरी है, पूरी हिस्ट्री है, वो प्लीज गो थ्रो कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, पीकॉक थ्रोन वाज बिल्ड बाय, ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया, पीकॉक थ्रोन वाज बिल्ड बाय। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों यूपी टेट में, इस तरीके के पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ये कोई सीटेड एग्जाम नहीं, यूपी टेट है, इसमें आपसे क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी टेट में। फैक्चुअल का मतलब सीधा सीधा आंसर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हटाइए। आगे समझिए, तो इस तरीके से बच्चों आपसे क्या करे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग इन क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि यूपी टेट का मतलब होता है फैक्चुअल आंसर्स बताइए। आगे समझ में, पीकॉक थ्रोन वाज बिल्ड बाय अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका शाहजहां। क्या हो जाएगा, शाहजहां। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20, हु इंट्रोड्यूस मनस बदारी, ठीक है, मनस बदारी जो सिस्टम था, जो मनस बदारी व्यवस्था थी, वो किसने शुरू करी थी, बाबर ने करी थी, अकबर ने करी थी, औरंगजेब ने करी थी, या फिर आपके शेरशाह ने करी थी। सही जवाब इसका हो जाएगा अकबर साहब। किसने करी थी, अकबर जी ने करी थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी टू प्लेस इन, बैटल ऑफ प्लासी टू प्लेस इन, जो बैटल ऑफ प्लासी थी, ठीक है, या प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जरूर। 5 से 10 क्वेश्चन आपके ईयर्स के जरूर रखते होंगे एसएससी के अंदर, 5 से 10 क्वेश्चन ईयर वाले जरूर रखते होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं बच्चों, उन्हें याद कर लो। जब भी आपसे प्लासी के युद्ध की बात करी जाएगी तो 1757 को जरूर याद करिएगा, ये मत भूलिएगा, यही इसका सही जवाब होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हु डिफीटेड सिराजुद्दीन दौला, सिराजुद्दीन दौला को, ठीक है, कॉर्नवेलिस ने, ठीक है, वेलेस्ली ने। तो सही जवाब होने वाला है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव को जरूर याद रखना, इसी ने क्या करी थी, क्लाइव लगाई थी, इसी ने जीत की क्या करी थी, छलांग लगाई थी। तो यही सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, बताइए। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया, बताइए। परमानेंट क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, बताइए। वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है, कॉर्नवेलिस के द्वारा, ठीक है, डेल हाउसी के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा कॉर्नवेलिस के द्वारा। किसके द्वारा, कॉर्नवेलिस के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, हु गेव स्वराज इज माई बर्थ राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी, बताइए। ठीक है, तो सही जवाब है गांधी जी, ठीक है, या तिलक, आपका। हाँ ये तो हो गया था ना, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट हो गया, स्वराज में बहुत वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25, हम लोग जल्दी से 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बहुत कम टाइम में, जल्दी जल्दी देख लीजिए बाकी क्वेश्चन। हु फाउंडेड होम रूल लीग इन मद्रास,
मद्रास में होम रूल लीग किसने स्थापित करी बताइए? एनी बेसेंट ने, तिलक ने, गोखले ने या नरोजी ने? तो सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या करी थी? एनी बेसेंट ने जो थी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी थी, या होम रूल लीग को स्टार्ट किया था बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की जब भी बात आएगी तो आप एक मूवी है 1920 उसको याद कर लीजिए। असहयोग आंदोलन मतलब 1920। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। सिविल डिसओबीडियंस बिगेन विद, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? याद रखिएगा क्या है हमारे पास? सिविल डिसओबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हमेशा गांधी जी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? गांधी। लेकिन आपसे पूछा गया किससे शुरू हुआ था? किसी ने शुरू किया अगर क्वेश्चन आता है तो गांधी जी ने। किससे शुरू हुआ? तो ये आप याद रखिएगा दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? दांडी मार्च से। यहाँ पर गांधी जी एक तरीके से क्या हुए थे? दांडी लेकर निकल पड़े थे, तो वही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1935, 42 या फिर 1946? तो इसका सही जवाब होने वाला है 1942। ये ईयर्स है, इनको तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अंबेडकर जी थे या पटेल? तो सही जवाब आपका होने वाला है आंसर नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों थोड़ा सारा हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है स्मार्ट पैनल पर, तो मैं सीधे अब आपके एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी रिजोल्व नहीं हुई, तो मैं सीधे आपके जो बाकी के 60 रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो थोड़ा सा फिजिकल रूप में देख सकते हैं, लेकिन मैं पेन टैब का यूज करके आपको कंप्यूटर और अपने लैपटॉप के थ्रू पहुंचा रहा हूं। तो प्लीज हमारी इस एफर्ट्स को, हमारी इस मेहनत को जरूर अप्रिशिएट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके जो लोग भी आपके यूपी टेट एग्जाम दे रहे हैं प्लीज उन सबको शेयर करें। क्या मालूम इसमें से कितने क्वेश्चन आ जाएं और आपके दोस्तों की क्या हो जाए, आपके थ्रू जाकर हेल्प हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधे हम लोग अब पहुंच चलते हैं अपने ज्योग्राफी के सेक्शन पे। 1 मिनट दे दीजिएगा बस, सीधे से ज्योग्राफी के सेक्शन में पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 को अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। अगर बात करें आप लोगों से हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप सारे लोग क्या करते हैं जानते हैं बच्चों, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मतलब इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कर्क रेखा बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है जो कर्क रेखा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखिएगा जब भी पूछा जाए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्य, 8 स्टेट से होकर क्या होती है? 8 स्टेट से, ठीक है, 8 स्टेट से होकर क्या होती है बच्चों? गुजरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। विच रिवर इज नोन, एक मिनट, विच रिवर इज नोन द सौरो बिहार, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा बिहार का शोक, सौरो का मतलब यहाँ पर दुख है, सौरो का मतलब क्या है? यहाँ पर दुख है, दुख मतलब यहाँ पर शोक बोल रहे हैं, ठीक है। किस नदी को बोला जाता है? याद रखिएगा कोसी को बोला जाता है। कहते नहीं कोसना, किसी को एक तरीके से श्राप देना, किसी के ऊपर दुख। देखो कोसना जो होता है वो हमेशा दुख के लिए होता है, किसी को परेशान करने के लिए, मतलब कोई इंसान उसके ऊपर मुसीबत आ जाए तो कोसने का मतलब वही है। तो सौरो जो सौरव बिहार है वो कौन सी नदी को बोला जाता है? कोसी को ही बोला जाता है। निगेटिव ही दोनों साउंड दे रहा है, दुआ नहीं होगा, कोसी होगा, याद रखना, न गंगा न, ठीक है, सन कोई भी नहीं, क्या होगा? कोसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर, काली मट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छा उसका यूज होता है बताइए? काली मट्टी का जो ब्लैक सॉइल होती है, क्या बच्चों जो ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, वो सबसे अच्छा, उसका सबसे बढ़िया सुटेबल यूज क्या है?
तो वो बच्चों याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल में जो है कॉटन बहुत अच्छी होती है। कॉटन के लिए जो ब्लैक सॉइल है वो एक तरीके का अमृत की तरह काम करती है। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत उपयोगी है, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच प्लेट्यू इज रिचेस्ट इन मिनरल्स? कौन सा पठार खनिजों से सबसे अच्छा है? विच प्लेट्यू इज रिचेस्ट इन मिनरल्स, मतलब सबसे ज्यादा मिनरल्स में कौन सा प्लेट्यू रिच है? रिच मतलब बहुत ज्यादा, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में किस प्लेट्यू में मिनरल्स होते हैं? मालवा, ठीक है, छोटा नागपुर, डेक्कन और मेघालय। तो सही जवाब हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, नाम में छोटा है लेकिन है बहुत ज्यादा मिनरल्स। तो किस में होंगे वो? छोटा नागपुर में। कहाँ के? प्लेट्यू में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं आपसे। K2, ठीक है, बताइए क्या होने वाली है आपकी? K2 होने वाली है, कंचनगंगा होने वाली है, या नंदा देवी, या कैमट? तो कौन सी होने वाली है? कंचनगंगा। क्या होने वाली है बच्चों? कंचनगंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनगंगा। कंचनगंगा इज द राइट आंसर। हाईएस्ट पीक की बात हो रही है भारत में। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? बताइए, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरला? देखो, कोस्टल लाइन की बात करी जा रही है, तट रेखा की बात क्या हो रही है? करी जा रही है। तो उसके लिए सही जवाब होने वाला है हमारा गुजरात होने वाला बच्चों। क्या होने वाला है? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी किस चीज में, एक तरीके से जो लेटराइट सॉइल है डेवलप्स अंडर, जो लेटराइट मिट्टी है वो किस परिस्थिति में बनती है? बताइए, हाई रेनफॉल में बनती है, लो रेनफॉल, डेजर्ट या ग्लेशियर? तो याद रखिएगा, लेटराइट जो मिट्टी है वो हाई रेनफॉल, जब ज्यादा बारिश होती है तो लेटराइट सॉइल जो है वो क्या होती है? जनरेट हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, कौन सा है? बाखरा जो डैम है इज बिल्ट ऑन, जो बाखरा डैम है, ठीक है, बाखरा जो डैम है वो किस नदी पर है? बताइए, जो बाखरा डैम है वो किस नदी पर है? ठीक है, तो वो काय पर है? सतलज पर है बच्चों। किस पर है? सतलज पर है। किस पर है? सतलज पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इज, लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इज, सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन सा है? बताइए, सुंदरबान, गिर, ठीक है, काजीरंगा, ठीक है, नीलगिरी? बताइए, सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन जो एक तरीके से फॉरेस्ट है, सुंदरबन फॉरेस्ट, वो सबसे ज्यादा क्या है? वो एक तरीके से सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। चलिए, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 होने वाला है, विच विंड कॉजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर? विंटर में विच विंड कॉजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर? विंटर में जो तमिलनाडु में वर्षा जो है सबसे ज्यादा किससे होती है? बताइए, मतलब शीतकाल में, विंटर्स में तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है? बताइए, कौन से मॉनसून से होती है? बताइए। तो एनी मानसून याद रखें, क्या? एनी मॉनसून, ठीक है, या इन बातों को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के हैं ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। एनी मॉनसून से होगी। नेक्स्ट है बच्चों, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, द लू ब्लोज इन, जो लू है वो किस ऋतु में चलती है? विंटर में, समर में, मानसून में, ऑटम में? ये बच्चे कंफ्यूज होकर ऑप्शन गलत लगा जाते हैं। बच्चों याद रखिएगा, समर में लू चलती है। किसमें चलती है? समर में लू चलती है। लू कहते हैं गर्मियों में बहुत लू चल रही है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन, सलाल जो परियोजन है किस नदी पर है? बताइए, ठीक है, चेनाब में है, झेलम में है, बीज में है, रवि में है? तो ये काय में है? चेनाब में है। किसमें है? चेनाब में, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, कौन सा है क्वेश्चन कि विच इज नॉट ए क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, ठीक है, विच इज नॉट ए रेनोवेबल रिसोर्सेज, कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है? ठीक है, बताइए, सोलर, विंड, कोल या
टाइडल। तो सही जवाब उसका बच्चों होने वाला है कोल। ठीक है, क्या होने वाला है? कोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 44 द क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर है 44। कोरोमंडल तट, द कोरोमंडल कोस्ट लाइज अलोंग। कोरोमंडल तट किस ओर स्थित है? वेस्ट कोस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की ही तरफ है। इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से क्या करा है, पढ़ा है। ठीक है, तो याद रख लेना जो आपसे कोरोमंडल कोस्ट पूछते हैं, COROMANDEL। ठीक है, कोरोमंडल जो कोस्ट जब भी आपसे क्या करें, कोरोमंडल कोस्ट पूछे अगर, ठीक है, कोरोमंडल जब कोस्ट पूछे तो याद रखना ये ईस्ट कोस्ट में आएगा, ईस्ट में। तो सी के बिल्कुल बराबर में कौन सा ईस्ट है, तो बस ये समझ लेना कोरोमंडल का मतलब ही ईस्ट है। कोरोमंडल सी के बराबर में सबसे पास में क्या है, ई आता है। देखो डब्ल्यू भी बहुत बाद में आता है, एस भी बहुत बाद में आता है, वेस्ट भी बहुत बाद में आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वेश्चन नंबर 45, विच पास कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत। कौन सा ठीक है जो एक तरीके से पास है, दरा है, वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा पास है बताइए, कौन सा पास कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से? ठीक है, नाथुला, ठीक है, शिवकीला, ठीक है, जोजिला, ठीक है, भूमदीला। तो इसका सही जवाब होने वाले सिक्किम की बात करें तो नाथुला। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद टेहरी डैम इज ऑन। टेहरी बांध जो है किस नदी पर है? जो टेहरी बांध है वो किस नदी पर है बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी इसका सही जवाब होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो जिससे कंफ्यूजन आपको जनरेट हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको फटफट क्या करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिसकी आपसे आपकी जल्दी जल्दी क्या हो जाए, प्रैक्टिस होती चले। ठीक है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका, ठीक है, इज जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मिका का वो कहाँ है? ठीक है, अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। सबसे ज्यादा अभ्रक कौन से राज्य में होती है? राजस्थान, झारखंड, पंजाब, केरला। झारखंड में होगा, याद रखना इस बात को, झारखंड में ही होगा। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको हम फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है डायरेक्ट सवाल, क्योंकि आप यूपीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सीटेट की तरह एक तरीके से क्रिटिकल और एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 48, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया मोस्ट इनटू टू हाल्व्स। ठीक है, हाफ्स विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू टू हाफ्स। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग दो भागों में बांटता है? 8 डिग्री 4, ठीक है, 23 डिग्री 30 एन, ठीक है, 60 डिग्री 30 एन या 0 डिग्री। तो सही जवाब हो जाएगा 23 डिग्री 30 एन, ये सही जवाब आपका होने वाला है। ठीक है, हाफ। नेक्स्ट है हमारे पास काजी हाँ ये आ ही रहा था, मुझे पता था। काजीगंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीगंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? लायन के लिए, वन हॉर्न्ड रीनो के लिए, टाइगर के लिए या फिर एलिफेंट्स के लिए? तो वन हॉर्न्ड रीनो ये एक तरीके का एनिमल होता है, इसी के लिए क्या है एक हमारे जो काजीगंगा जो एक तरीके से पार्क है वो नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, वेस्टर्न घाट्स या नीलगिरी? तो आप बताइए, इसका सही जवाब होने वाला बच्चों अरावली। क्या होने वाला है? अरावली होने वाला है। कौन सा होने वाला है? अरावली होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। रेड सॉइल इज डिफिशियंट इन। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए। आयरन की, नाइट्रोजन की, पोटाश की या फिर लायन की? तो सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की कमी क्या होती है? देखने को मिल जाती है लाल मिट्टी में। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी सहायक नदी बताइए। यमुना, ठीक है, या फिर बताइए। सही जवाब यमुना ही है, तो आगे ऑप्शंस पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है बच्चों, ये बात याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी? वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या, इजी है, आप आराम से दे दोगे। असम होगा। जैसे चाय की तुमसे क्या कर दी जाए, एक तरीके से बात कर दी जाए तो तुरंत आप क्या कर देना, असम लगा देना, ये बात सही हो जाएगी। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन स्टेट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, बताइए। पश्चिमी घाट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, सह्याद्री, नीलगिरी, ठीक है, शिवालिक या फिर काराकोरम। तो सही जवाब हो जाएगा सह्याद्री। क्या हो जाएगा? सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन ऑन वेस्टर्न कोस्ट? ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट या पश्चिमी तट पर मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? ठीक है, कन्वेंशनल होती है, साइक्लोनिक होती है, ठीक है, ओरोग्राफिक होती है, फ्रंटल होती है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ओरोग्राफिक। ठीक है, ओरोग्राफिक सही जवाब हो जाएगा। चलिए, और ग्राफिक। तो ये हमारी थी ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं अपने मतलब लाइक 24 क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं पॉलिटी के एक तरीके से कह सकते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूड? देखो, इस तरीके के क्वेश्चन से बहुत बचिएगा। बहुत क्वेश्चन इसमें के आने वाले हैं जहां पर आपको नॉट लगा हुआ देखने को मिलेगा, तो जरूर इससे बचिएगा, इसमें फंसिएगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली? मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द मूल रूप से शामिल नहीं था, बताइए। सोवेनियर्स, ठीक है, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सही जवाब हो जाएगा सोशलिस्टिक। मतलब समाजवादी वर्ड जो है वो एक तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तरीके से प्रेम्बल है, ये आपसे पूछा है नॉट, ठीक है, समाजवादी उसमें क्या है, एक तरीके से इंक्लूड है, आपसे नॉट इंक्लूडेड पूछा है, ठीक है। वाज नॉट इंक्लूडेड, ये क्या था, इंक्लूडेड नहीं था। और अगर इंक्लूडेड पूछ लेते, नॉट हटा लेते, तो आप सोवेनियर्स, डेमोक्रेटिक, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर हो जाते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं कि विच फंडामेंटल राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर राइट टू एडुकेशन। तो इसका सही जवाब, फंडामेंटल आपसे बात करें ना, तो ये हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A इज अवेलेबल टू चिल्ड्रंस बिटवीन। जो आर्टिकल 21A जो है वो किन वर्ग आयु के बच्चों के लिए अवेलेबल है? किन वर्ग आयु के बच्चों के लिए अवेलेबल है, इस बात का सवाल आपसे पूछा गया है, बताइए। 3.14 ईयर्स, 6.14 ईयर्स या 6.18 ईयर्स या 5.15 ईयर्स। इसका सही जवाब होने वाला बच्चों, याद रखो, जब भी राइट टू एजुकेशन आता है तो, और हम लोगों ने CDP में भी पढ़ा था कि जो एक तरीके से हमारी एजेस होती है वहां पर 6 और 14 पे लास्ट होती है, जहां पर बच्चे सेंसरी मोटर्स के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी यही है, 14 दिखे तो लगाना, लेकिन यहाँ पर गेम ये करना 6 से। इनको फ्री एजुकेशन की बात करी गई, इनको एक तरीके से राइट टू एजुकेशन का गेम बताया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ठीक है, क्या लिखा है, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, भैया ये बचाना है, हमारा राइट है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, अरे साहब इसकी कैसे बेइज्जती कर सकते हैं, ये हमारी जान है। वोट इन एवरी इलेक्शन में वोट डालना, नहीं, ये हमारी नहीं है, हम चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर को क्या करना है, डेवलप करना, ठीक है। इसका सही जवाब एक्चुअली क्या है, एक्चुअली डी होने वाला है, लेकिन इन्होंने सी दे रखा है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना ये क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों आप लोग, ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 24th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th या 52nd? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होने वाला बच्चों 42 अमेंडमेंट पर इसको ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, विच आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अनटचेबिलिटी का, ठीक है, उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब अनटचेबिलिटी को किस जो अनुच्छेद उसमें लाया गया, आर्टिकल किस आर्टिकल में 17 में लाया गया।
17 में ही लाया गया है। ठीक है, ये जो देखो अनटचेबिलिटी है वो एक तरीके का बड़ा सीरियस, बड़ा कह सकते हैं खतरे वाला जो है वो पॉइंट है, और जो एक तरीके से डिस्कस का टॉपिक का एक तरीके से सब्जेक्ट है। ठीक है, डिस्प्यूट का सब्जेक्ट है, क्योंकि हर दुनिया में जो लोग हैं सबको इक्वालिटी हम ट्रीट करें, इक्वल ट्रीट करा जाए। तो ऐसे लोगों को अगर अनटचेबिलिटी हम उन्हीं लोगों से दिखाते हैं जो कास्ट में लोग वगैरह होते हैं, तो ऐसा लेकिन गलत चीज है। तो ऐसी चीजें खतरे वाली है, इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए अनटचेबिलिटी का किस आर्टिकल में आया तो बोल देना 17 मतलब खतरा, क्योंकि वो एक खतरे वाला टर्म है। ठीक है बच्चों, शायद इस तरीके से आप समझ जाओ। नेक्स्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन से थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है, टाइम टेकन हो गया आपके ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बचिएगा, जैसे थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ज्यादा टाइम खा रहे हो तो आप इन क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करके आगे क्वेश्चन पर पढ़ जाइएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कंसीडर, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम इन क्वेश्चन को करते हैं आपसे ज्यादा टाइम चला फिलहाल तो नहीं आएगा, एक्चुअल आंसर आते हैं सीटेट में बहुत टाइम ले जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया और लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आगे मजबूरी आ जाएगी, आपको वो जो क्वेश्चन जो आप आ सकते हैं, जो अच्छे से आप कर सकते हो, उनमें कम टाइम देने की वजह से शायद उसमें से आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो जाए। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए इन क्वेश्चन को अवॉइड करके पहले अपने पक्के नंबर पक्के करिएगा, उसके बाद जाकर आप इन क्वेश्चन पे जाइएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इम्पोज्ड इन द कोर्ट। ऑप्शन नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल इन द कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, मतलब राज्य के नीति जो निदेशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा, ठीक है, लागू कराए जा सकते, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा एक तरीके से क्या करे जा सकते हैं, लागू कराए जा सकते हैं। ओनली वन इज करेक्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा नहीं, राज्य के नहीं कराए जा सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है, हाँ, मौलिक अधिकार हमारे जो है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें क्या कर सकता है, कोर्ट हमारे ऊपर लागू कर सकता है। तो इसके लिए सही जवाब इसका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, जिसको कहेंगे हम ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं फटफट, कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन, धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा में, लोकसभा में, ईदर हाउस, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग। तो लोकसभा, आपसे मनी बिल की बात करी जाएगी तो लोकसभा में, वहीं से जाकर हमारा बजट पारित होता है, वहीं से जाकर क्या होती है, चीजें बनती है, उसके बाद जाकर क्या होता है, फिर जाकर वो स्टेट के पास पैसा आता है, वो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फिर लोगों तक पहुंचाती है किसका कौन से विभाग में पैसा जाना है। हु सर्टिफाइड्स अ बिल एज अ मनी बिल, किसके द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित किया जा सकता है, विच हु सर्टिफाइड, मतलब कौन पैसा सर्टिफाई करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, चीफ जस्टिस मतलब कोई कोर्ट वगैरह की तो बात नहीं करें, इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये याद करा होगा ऑब्वियस है आपने, सभी जवाब हो जाएगा 552, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, कितने होगी 552, 50 वाले और 45 वाले प्लीज कंफ्यूज मत होना, अभी बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मतलब अपने यहाँ जो गवर्नर्स हैं, ठीक है, वो किसके, वो भी तो गवर्नर भी तो एक तरीके से क्या होते हैं, जो गवर्नर है वो भी तो एक तरीके से, सॉरी माय बैड, एक मिनट, तो हमारे यहाँ जो गवर्नर है, आपसे ये पूछा गया जो गवर्नर है अपने यहाँ, ठीक है, गवर्नर, जो गवर्नर है वो कौन अपॉइंट करता है बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट, तो इसको प्रेसिडेंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं का रोल रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की किस अनुच्छेद में वर्णित है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर को अगर हमें करना है तो हम किस आर्टिकल में चीज मेंशन करेंगे, तो ये करी गई 368 में, किसमें करी गई है बच्चों, 368 में करी गई है, आर्टिकल 368, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, असर्शन रीजन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आने वाले हैं,
बी रेडी फॉर दिस। पहला assertion है द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, वो संविधान का रक्षक है। नंबर 1 रीजन इस assertion ये है, रीजन ये है इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उसके न्यायालयिक, ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी शक्ति प्राप्त है। किसको? एक तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अब आप बताओ दोनों में क्या है? हमारे हिसाब से इसका तो दोनों ही ऑप्शन सही होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होता है, उसकी देखभाल करता है, उसको एक रक्षा करता है, उसको बचाता है। कहीं पर कोई बात होती है, कोई गवर्नमेंट होती है, अपोजिशन होता है, कोई भी कोई बात कहता है तो सुप्रीम कोर्ट ही मेन लीड करता है, बताता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ दूसरी बात भी सही है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जुडिशियल रिव्यूज की एक तरीके से शक्ति है। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए। तो यही सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो यही आंसर आया। नेक्स्ट है उसके बाद द पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? बताइए। जो हमारा पंचायती राज है उसको जो सार्वजनिक संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन द्वारा दिया गया था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 अमेंडमेंट, 44, 73 या 74। इसका लिखो 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया? भारत में चुनाव कराने वाले संवैधानिक निकाय कौन सा है? यूपीएससी? भैया यूपीएससी थोड़ी ना हो जाएगा, एग्जाम थोड़ी ना, आईएसपीसीएस। अब सीधा सीधे सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भैया इलेक्शन कमीशन ही कराता है, ईसीआई ये इसको क्या कर रहा है? कंडक्ट कराता है। तो ये हो गए आपके पॉलिटी के। लास्ट में इसमें थोड़ा सा पॉलिटी और इकोनॉमिक दोनों मिक्स है 71 to 80 में। मोस्ट एक्सपेक्टेड डिफिकल्ट है, पीवाईक्यू पैटर्न्स है। तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। ठीक है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। It requires the written recommendations of the Union Cabinet. It can be proclaimed only after the approval of Lok Sabha. Which of the following is correct? ठीक है, मतलब इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो घोषित किया जा सकता है। नंबर 1, नंबर 2, इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है, या इसे केवल लोकसभा की पूर्व स्वीकृति के बाद ही घोषित किया जा सकता है। देखो बच्चों, हमारा ये जो एक तरीके से क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी, उसमें केवल लोकसभा की स्वीकृति के बाद ही घोषित नहीं हो सकता। इसमें काफी लोगों की, मतलब जो एक तरीके से राजा होता है शायद देश का, उनकी प्रेसिडेंट की, कई लोगों की इसमें सलाह चाहिए, मतलब एक एडवाइस चाहिए। एक इंसान के एडवाइस से नहीं होगा। ये सशस्त्र विद्रोह के बाद आधार पर शुरू किया घोषित किया जाता है। जब देश में बहुत ज्यादा विद्रोह हो या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जाके इमरजेंसी लगाई जाती है कि सारे लोग कंट्रोल में आ जाए। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित आवश्यकता, जो हमने क्या बोला, जो देश के राजा होता है वही इसको क्या करता है, फाइनल कॉल देता है कि हमें, मतलब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही हमें क्या करेंगे, फाइनल कॉल देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इमरजेंसी लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इमरजेंसी अच्छा वर्ड नहीं है। तो इसके लिए आप ए वाले के साथ जाओ। देखो सही है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद प्रेसिडेंट्स रूल? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? बताइए। राष्ट्रपति जो शासन है वो 356 के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन देख लेना, राष्ट्रपति शासन जो है बच्चों, जो प्रेसिडेंट रूल है वो अक्सर इलेक्शन वगैरह के पहले क्या होता है, लगाया जाता है। जब एक तरीके से सारे जो शहर होते हैं, जिस जहां भी इलेक्शन हो रहे होते हैं, वहां पर क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, क्योंकि सारी जो पावर है पुलिस वगैरह की वो सब उनसे छीन ली जाती है। ठीक है, उसके पीछे के भी रीजन होते हैं कि इलेक्शन में कोई पार्शियलिटी ना हो और इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर कराया जाए एंड ऑल, और कोई भी इंसान किसी को सपोर्ट ना करे, किसी के लिए बायस ना हो, एक सेक्युलर काइंड ऑफ इलेक्शन हो, ये सारी चीजें। ठीक है, Who submits the union budget in parliament? संसद में जो केंद्रीय बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है? वे याद रखिएगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। ठीक है,
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था बताइए। इसका करा गया था बच्चों 280 किसके द्वारा 280 के अंतर्गत किया गया था। उसके नीचे क्या गया था किस वित्त आयोग मतलब एक तरीके से आपका इनकम या फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 75 असर्शन है द कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर्स जनरल CAG ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द यूनियंस एंड स्टेट्स। नंबर 1 मतलब नियंत्रक या महालेखक परीक्षक CAG संघ एवं राज्यों के खातों का लेख परीक्षण करता है या ये सही है। सेकेंड है आपके पास द CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या CAG को हम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस तरीके से हायर किया जाता है तो ठीक है। और ऐसा नहीं है CAG हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं प्रेसिडेंट वगैरह के द्वारा करी जाती। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा और ए जिसमें सही है वही सही लगा दो और बी वाला फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा A is true B is R is false। ठीक है A is true और मतलब assertion सही है रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 विच इंस्टीट्यूशनल रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया बताइए। फाइनेंस कमीशन ने ठीक है नीति आयोग ने GST काउंसिल ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। तो ये हो जाएगा नीति आयोग। योजना का मतलब देखो योजना का मतलब क्या होता है बच्चों योजना योजना का मतलब होता है प्लानिंग और प्लानिंग को हम गूगल करोगे अगर तुम प्लानिंग को ठीक है प्लानिंग को अगर आप गूगल करोगे तो गूगल में इसका मीनिंग नीति भी आता है। क्या आता है नीति। नीति को नहीं बस इंग्लिश में लिखा है इतना याद रखना ठीक है नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है द GST काउंसिल इज हेडेड बाय जो GST परिषद की अध्यक्षता है वो कौन करता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यूनियन फाइनेंस। देखो जितना भी पैसा वैसा है GST है क्या एक तरीके से टैक्सेस वगैरह तो है क्या है क्या है टैक्सेस वगैरह तो है सॉरी टैक्सेस वगैरह तो है। जब वो टैक्सेस वगैरह है तो वो सारा कौन देखेगा फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। याद रखना इसको हम RBI को बोलते हैं किसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं। ये बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है। ये जो भी बैंक होती है जितना भी परेशान होती है जब भी कोई बैंक परेशान होती है कोई दिवालिया होने वाली होती है तो सबसे पहले हाथ किसके पास फैलाती है तुरंत सारी बैंक इसके पास हाथ फैलाएंगे RBI के पास फैलाएंगे। RBI ही इन सब की क्या करता है मदद करता है इनको पूरे टाइम से निकाल के लेकर आता है। क्यों क्योंकि वो बहुत पैसा है उसके पास। इन्फ्लेशन मीन्स ठीक है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइसेस। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मतलब पैसा एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ना राइज हो जाना ठीक है। तो एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा देखो फॉल का मतलब गिरना होता है तो हटा दो। स्फीति का मतलब बढ़ना ज्यादा हो जाना कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल पे बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ जाना। तो ये भी एक तरीके से क्या है मुद्रास्फीति का पार्ट है। तो यही सही जवाब हो जाएगा। थर्ड वाला मुझे लग नहीं रहा इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओनली इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ओनली नहीं। इसके बाद 80 क्वेश्चन डिफिकल्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारे 10 क्वेश्चन को जरा जो 10 MCQs है जरा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो प्लीज इनको जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 RBI प्रिंट्स ऑल करेंसी नोट्स इन इंडिया। नंबर 1 भारत RBI भारत के सभी मुद्रा नोट छापता है। हाँ मानते हैं सही बात है। रुपये नोट 1 इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट भारत की सरकार जारी करती है। ठीक है ये भी आप सुन रहे हैं अभी तो देखते हैं। RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। RBI को मॉनेटरी पॉलिसी में रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इसका देखो क्या है आपके पास ऑप्शंस क्या है आपके पास नंबर 1 तो मेरे भारत RBI भारत के सभी मुद्रा नोट छापता है ये बात हजम नहीं हो रही है। नंबर 2 पे क्या है नंबर 2 पे है 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी करती है। हाँ ये बात सही है। RBI मौद्रिक नीति के उत्तरदायी है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 सही है मतलब 2 इन द सेंस पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जो बी ऑप्शन में मिल रहा है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स के थोड़े से क्वेश्चन उठा लिए हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड विच व्हाइल कैलकुलेटिंग GDP एट मार्केट प्राइस पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर उसके किस में शामिल होती है डिप्रिसिएशन ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेस ओनली सबसाइड्स ओनली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
तो इसका हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसी को हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, लास्ट में उसकी नेट वैल्यू निकालते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के हिसाब से इस स्टेटमेंट को एक तरीके से क्या करिए आप देखिए, जीडीपी मेजर्स प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जीएनपी इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी। ठीक है, तो मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादन को मापता है, नंबर 1। नंबर 2, जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कार्य आय, ठीक है, शुद्ध कारक आय NFIA शामिल होती है। नंबर 3, जीडीपी हमेशा जीएनपी से अधिक होता है। तो देखो इसमें जीडीपी हमेशा जीएनपी से अलग नहीं होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या करा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के संबंध में लेकिन पूछा गया है, तो पहला वाला और दूसरा वाला सही ऑप्शन होगा, और ये किसमें मिल रहा है, ये पहले ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, ठीक है, रेपो रेट्स रेफर्स टू, ठीक है, रेपो दर से क्या तात्पर्य है, रेट एट विच बैंक्स लेंड टू आरबीआई। ऋण का मतलब होता है उधार, एक तरीके से लेना, मतलब उधार कोई देता है उसको बोलते हैं, उधार देने का सही मीनिंग होता है लेन। Rate at which RBI lends to commercial banks, interest paid on the savings account, interest charged by cooperative banks। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, रेट्स एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, यही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं हम लोग। रिजर्व रेपो रेट इज मतलब रिजर्व रेपो रेट इज, रिजर्व रेपो रेट क्या है, तो रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। हाँ, अभी ऊपर पढ़ा है ना कमर्शियल बैंक, तो सही जवाब यही हो जाएगा। देख लो ऊपर, अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, उस वाले क्वेश्चन को क्या पढ़ा था, ठीक है, रेट यही रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चल रहे हैं। असर्शन है इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो CRR reduce liquidity in the economy। नंबर ये असर्शन है, रीजन है banks have to keep a larger portions of their deposits with RBI। मतलब CRR बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाती है, मतलब लिक्विडिटी कम हो जाती है, या फिर मतलब CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, अगर कैश का ज्यादा हो जाए। तो सेकंड है बैंकों को अपनी जमा राशि का अधिक भाग आरबीआई के पास रखना पड़ता है। बताइए, तो इसका सही जवाब बच्चों क्या होने वाला है, इसका सही जवाब होने वाला है ए वाला। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए। बिल्कुल सही, दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल सही है, मैंने बताई अभी आपको, दोनों चीजें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HDI, बहुत दिनों बाद दिख रहा है क्वेश्चन। मानव विकास सूचांक HDI किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, UNDP। हाँ, UNDP लगा लो, इसका सही जवाब UNDP, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ। हरी क्रांति मुख्यतः किस फसल के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, बताइए। व्हीट एंड राइस, याद रखना, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 88, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, या पोल्ट्री फार्म। तो सही जवाब हो जाएगा फिश प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब ब्लू, नीली क्रांति मतलब पूरा समुद्र वगैरह सब क्या हो जाए, नीला हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, उसी को बोला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, डिफिकल्ट स्टेटमेंट बेस्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है स्टेटमेंट, fiscal deficits occurs when total expenditures exceeds total receipts excluding borrowing। नंबर 2 हो जाएगा रेवेन्यू deficits means revenue expenditure exceeds revenue receipts। ठीक है, fiscal deficits is always smaller than revenue deficits। मतलब किन निम्नलिखित कथनों में पर विचार करिए। राजकोषीय घाटा तब होता है जब कुल व्यय का मतलब काम, उधार को छोड़ मतलब एक पैसा वही, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिक हो। राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो।
या फिर 3 है राजकोषीय घाटा हमेशा राजस्व घाटे से कम होता है। तो इसका सही जवाब आप क्या देने वाले हो बताइए ये सारे लोग। इसका सही जवाब होने वाला बच्चों पहला और दूसरा। पहला दूसरा ऑप्शन नहीं है, पहला दूसरा मतलब एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 मींस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट आए, देख लो क्वेश्चन 4 तो हमारे नॉट की हमारी सीरीज में आ गए नॉट वाले, तो आपके पेपर में आने आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो लेकिन से कौन सा आरबीआई रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। द बैंक टू द गवर्नमेंट इशूइंग करेंसी नोट्स, कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी या कलेक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम सिटीजन, यही सही जवाब है। आरबीआई का कौन सा काम नहीं है, आरबीआई का काम ये नहीं है वो लोगों से हम लोगों से पैसा वसूल करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक तरीके से क्या करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देते हैं, बैंक्स वगैरह में हम लोग का टैक्स आता है, तो वो बैंक्स वगैरह के सबके काम है, बल्कि आरबीआई का काम नहीं। आरबीआई का काम ये है कि उन सारी बैंक से हम लोग का डेटा लेना कि कितने लोगों ने क्या करा है, टैक्स वगैरह दिया है, कितने ने नहीं दिया है। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 90 एमसीक्यूज। बच्चों ये क्या थे हमारे टॉप 90 एमसीक्यूज, और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पक्का आपके पेपर में 2, 3 और 4 जुलाई को क्या हो जाएंगे आपके पेपर में। 4 जुलाई का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए। ये कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में क्या हो सकता है, आ सकता है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस की उम्मीद है मुझे कि मोस्टली कई सारे इसमें से क्वेश्चंस क्या होंगे, मोस्टली कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में क्या हो जाएंगे, जो कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएंगे, पेपर में आ जाएंगे, ठीक है, पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारे टॉप 90 एमसीक्यूज। और बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट बच्चों पसंद आ रहा है तो प्लीज कंटेंट को क्या करिए, कंटेंट को लाइक करिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जितने भी यूपी टेट वाले बच्चे हैं उन सबको ये वीडियो भेज दीजिए। ये थी आपके एसएसटी की वीडियो, सीडीपी की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पर, प्लीज उसको जाकर देखिए। इंग्लिश की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसको जाकर देखिए। इंग्लिश की वीडियो शायद एक और आ जाए आपके लिए कल तक। तो प्लीज बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, बहुत सारा आपको मेरी तरफ से प्यार आपके पेपर के लिए। जाइए पेपर को फाड़ दीजिए और पूरा पेपर बढ़िया कर लीजिए, 90 से प्लस स्कोर ले आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूं आपका बड़ा भैया, आपका दोस्त, आपका एडुकेटर। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग, कीप शाइनिंग, साइनिंग ऑफ।